हाय फ्रेंड, दिस इज़ रितेश पटेल और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके आपको मैं इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ाता हूँ। Come on, let's do it. तो मैं बात करूँगा एंशियंट इंडिया के एक छोटे से पार्ट से, मतलब शुरू से शुरू करते हैं। जब मानव आदि मानव था, मतलब कि जब वो चार पैरों पे चलता था और चार पैरों पे ही शिकार भी किया करता था, और जैसे जैसे उसके दिमाग का विकास होता है और बॉडी का डेवलपमेंट होता है तब वो दो पैरों पे आता है और धीरे धीरे दो पैरों से शिकार करना स्टार्ट होता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए शिकार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए अब वो स्टोन से, पत्थरों से, पाषाणों से अब वो हथियार बनाना स्टार्ट करता है। और जैसे ही हथियार बनाना स्टार्ट करता है और वो शिकार भी फिर उसी से करता है। और हम जानते हैं कि इसके बाद अब जो भी कदम होगा वो होगा आगे की ओर, मतलब कि अब आगे की खोज होगी। और मैं जो पीरियड की बात कर रहा हूँ वो कौन सा पीरियड है, वो है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल मतलब कि पैलियोलिथिक पीरियड। आगे की खोज जैसे ही होती है उसके बाद हम आग का यूज़ करना सीखते हैं, मतलब कि जो कच्चा मांस था अब उसको हम पका के खाते हैं। धीरे धीरे और डेवलपमेंट होता है, हम और विकसित होते हैं, हमारा दिमाग का और डेवलपमेंट होता है और हम पहुंच जाते हैं कहाँ। अब हम जिन पशुओं को मारकर खाते थे, अब हमारा दिमाग उस इतना विकसित हो चुका था कि अब हम उनको पालने लगते हैं, मतलब कि अब हम करेंगे क्या, पशुपालन। तो अब जैसे ही पशुपालन करेंगे हम पहुंच जाते हैं कहाँ, मध्य पाषाण काल में, मतलब कि मेसोलिथिक पीरियड में आगे की खोज हुई पुरा पाषाण काल में। उसके बाद हमने पशुपालन किया। अब हमने पशुपालन करना स्टार्ट किया, मतलब अब घोड़ा जो है वो घास से दोस्ती कर चुका है, तब वो खाएगा क्या, खाने के लिए दूसरी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। और अब मानव करेगा कृषि, और जैसे ही करेंगे कृषि हम पहुंचते हैं नवपाषाण काल में, मतलब कि नियोलिथिक पीरियड में। सर, आपने पिछली वीडियो में बोला था बिना एविडेंस के कुछ नहीं होता, बिना साक्ष्य के कुछ नहीं होता, हमें स्रोत होना ज़रूरी है, तभी तो अतीत को इतिहास बोल पाएंगे, तभी तो हम बीते हुए कल को हिस्ट्री बोल पाएंगे। क्योंकि हमारे पास जब तक अवशेष नहीं होंगे तब तक हिस्ट्री नहीं कहलाएगा, राइट। तो पुरा पाषाण के जो औजार होते हैं जैसे कि हेडेक्स, क्लीवर्स, ये काफ़ी बड़े बड़े औजार होते हैं और हम शिकारी थे। इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो बेलन नदी घाटी पर मिलते हैं, नर्मदा नदी घाटी पर मिलते हैं कि हम शिकारी थे, हम शिकार किया करते थे। वैसे ही मध्य पाषाण की बात करूं कि हमने पशुपालन स्टार्ट किया था, तो पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं वो सर कहाँ से मिलते हैं, तो पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं वो आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जिले से मिलते हैं और राजस्थान के बागौर जिले से मिलते हैं हमारे पशुपालन के। और सर, कृषि के एविडेंस, कृषि के भी तो स्रोत होने चाहिए, अवशेष होने चाहिए, फॉसिल्स होने चाहिए। बिल्कुल, कृषि के जो सबसे पुराने जो पहले अवशेष मिलते हैं वो हैं बलूचिस्तान, जो कि आज पाकिस्तान में है। चलिए, तो मैंने बात कर ली नवपाषाण, मध्य पाषाण और पुरा पाषाण काल की। इतिहासकारों ने इन तीनों ही काल पे एक समानता देखी कि इनमें सभी में हमने पाषाणों का यूज़ किया, पत्थरों का यूज़ किया और
स्टोन का यूज़ किया, इसलिए इसे इन्होंने पाषाण युग कहा। इसलिए इतिहासकारों ने इसे पाषाण युग कहा। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने, इसे इतिहासकारों ने पाषाण युग कहा था, मतलब कि स्टोन एज कहा था। लेकिन नवपाषाण काल में जब हमने खेती करना स्टार्ट किया, तब तक तो हमने स्टोन से किया, लेकिन स्टोन से उतनी अच्छी मिट्टी की उर्वरता नहीं आई, इसलिए हमें एक नए तत्व की खोज करनी पड़ी, और एक नए तत्व की खोज होती है कॉपर। कॉपर की खोज होती है तो इतिहासकारों को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनको प्रॉब्लम होती है कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो नवपाषाण काल है, ये तीनों से मिलकर बनता है पाषाण युग। लेकिन अब कॉपर एज भी तो दिखाना था, कॉपर भी तो दिखाना था कि यहाँ पर कॉपर का यूज हुआ था, तो उन्होंने एक अलग से एक और युग बनाया जिसे कहा जाता है ताम्र युग, मतलब कि कॉपर एज। और इतिहासकार साथ में ये भी देखते हैं कि अभी तक हमने केवल और केवल प्रगति की है, मतलब कि जो मानव की उन्नति है, वो मानव का जो विकास है अभी तक वो प्रगति कर रहा है, अभी तक वो प्रगति कर रहा, कब कब तक करेगा, जब तक वो कृषि करेगा। तो इसे इसलिए कहा गया प्रागैतिहासिक काल। मतलब कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, राइट, बिल्कुल सर, इसे कहा गया प्री हिस्टोरिक पीरियड। हम जानते हैं हमारी जो सबसे पुरानी सभ्यता है, क्योंकि अब इंसान सभ्य होना चालू करेगा, क्योंकि अब उसने खाने का इंतजाम कर लिया है, पशु को मारना बंद किया, खाने का इंतजाम किया, अब इंसान सभ्य होना सीखेगा कि हम सभ्य कैसे हों। और सबसे पुरानी सभ्यता, जो सबसे पुरानी सभ्यता मानी गई है इतिहासकारों के द्वारा, वो क्या है? वो है वैदिक सभ्यता। अब सर वैदिक सभ्यता है, लेकिन कब तक? 1921 तक। सर 1921 में ऐसा क्या हुआ कि वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता नहीं रही? ऐसा क्या हुआ सर? तो एक दयाराम साहनी नाम का बंदा था जिसने हड़प्पा नाम की जगह खोजी और ये प्रूव कर दिया कि वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता नहीं है। अब जो नेक्स्ट होगी हड़प्पा सभ्यता होगी, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता होगी। और सिंधु घाटी के ही तो लोगों ने इस कॉपर में मिलाया क्या? टिन, और टिन जैसे ही मिलता है कॉपर में बनता है ब्रॉन्ज, और इसे कहा गया ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज मतलब कि हिंदी में बोला जाए तो कांस्य युग। और इस कांस्य युग को इतिहासकार आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, मतलब कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और यहीं पे थी सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहीं से थी। और इसके बाद जो सभ्यता आई वो थी वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सभ्यता। वैदिक सभ्यता से, क्योंकि वैदिक सभ्यता से वेद से बना है, वेद शब्द से बना है, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। और सबसे ज़्यादा ज्ञान किस में होगा? जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन होगा? वो होगा आर्य, क्योंकि आर्य का मतलब ही तो होता है श्रेष्ठ। और हमें पता है वैदिक सभ्यता में ही तो आए थे आर्यंस। कहाँ से आए थे सर? बलूचिस्तान, कजाकिस्तान नाम की जो जगह है,
सेंट्रल एशिया से आए थे हमारे आर्यंस। और जैसे ही आर्यंस आएंगे तो वो अपने जो वर्ण होते हैं, इंसानों के जो वर्ण थे, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय थे। मतलब कि जो दिमाग से तेज थे, जो दिमाग से थे। और ये जो चीज़ उन्होंने वर्ण को विभाजित किया था लोगों में, वो एक कर्म प्रधान था। मतलब कि यदि मैं एक राजा हूँ किसी एरिया का, किसी प्लेस का, तो मैं राजा यदि हूँ तो मेरा जो बेटा होगा, यदि वो युद्ध कौशल में श्रेष्ठ होगा तो वो कहलाएगा क्षत्रिय, और यदि वो व्यापार करने में श्रेष्ठ होगा तो वो कहलाएगा वैश्य। चलिए, ये बात तो हो गई वैदिक सभ्यता की। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये जो कर्म प्रधान था वो बन जाता है जन्म प्रधान। मतलब कि यदि राजा का बेटा तो राजा ही बन सकता है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, और कुछ नहीं। ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण मैं जो देना चाहता हूँ वो मैं देना चाहता हूँ महाभारत सीरियल, जो कि अभी स्टार प्लस में काफ़ी चल रहा है। तो उसमें कर्ण थे, महावीर, जिन्होंने शूद्र नाम से काफ़ी फेमस थे, और उन्हें इसलिए युद्ध में भी लड़ने नहीं दिया। तभी फिर खैर ये उनकी कहानी थी। जो मैं शूद्र ही, क्योंकि वो अब धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो शूद्र के घर में जन्म लिया था उन्होंने। तो इस तरीके से वैदिक सभ्यता का जब अंत हुआ और धीरे धीरे जब हम अगले ही काल में पहुंचते हैं, तब ये तो चरम सीमा पर था कि ये जन्म प्रधान होता है। और जैसे ये जन्म प्रधान होगा वैसे वैसे कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि कंपटीशन कैसे होगा सर ख़त्म? कंपटीशन ऐसे ख़त्म हो जाएगा कि अब मुझे पता है कि मैं राजा हूँ तो मेरा बेटा भी राजा ही होगा, क्योंकि भाई और मेरे से श्रेष्ठ जितने भी आ जाएंगे वो राजा नहीं बन सकते, मैं बनने ही नहीं दूंगा। और अब मैं जनता के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं खुद के बारे में सोचूंगा। अब मैं खुद के बारे में सोचूंगा और अपना राज्य को विस्तार करूंगा। राज्य को विस्तार करने के लिए स्टोन काफ़ी नहीं था, कॉपर काफ़ी नहीं था, और ब्रॉन्ज भी काफ़ी नहीं था। इसलिए एक नई धातु की खोज करनी पड़ी हमें। सर कौन सी धातु थी? वो थी आयरन। और इसे ही तो लौह युग कहा जाता है। मतलब कि आयरन एज कहा जाता है, जिसे इतिहासकार ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, मतलब कि हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं, हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं, जो तकरीबन चलता है 600 बीसी से लेकर के 712 एडी तक। तकरीबन ये 1312 साल तक कवर करता है। 1312 साल तक ये पीरियड कवर करता है। सर ये बीसी, ये एडी काफ़ी मुश्किल है, ये हमें समझ में नहीं आते। ये हिंदी में इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। हिंदी में इसका मतलब होता है ईसा पूर्व, और इसका मतलब होता है ईसवी। सर इसने हमें काफ़ी परेशान कर रखा है। हमारे स्कूल लाइफ में भी इसने काफ़ी परेशान किया, हमें समझ ही नहीं आता। चलिए, तो मैं आज अब आपको ये डाउट क्लियर करूँगा ईसा पूर्व और ईसवी का। तो आज 2020 चल रहा है, राइट? अभी 2020 चल रहा है, और ये किसके हिसाब से चल रहा है? एक ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है। विश्व के बहुत बड़े पादरी हुआ करते थे, पॉप ग्रेगोरी, और इन्हीं ने अपने नाम पे ग्रेगोरियन कैलेंडर चलाया, जिसके हिसाब से आज 2020 चल रहा है। हाँ जी सर, ये बात तो ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन कभी ना कभी तो ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा जिसे हम ज़ीरो लेट करते हैं, और इस ज़ीरो को इन्होंने प्रदर्शित किया एक लैटिन भाषा के वर्ड से, जिसको कहते हैं एना डोमिनी।
जिसका मतलब होता है ईसा मसीह का जन्म, मतलब बर्थ ऑफ क्राइस्ट। मतलब कि ये ईसा मसीह का जन्म, जहाँ से कैलेंडर स्टार्ट हुआ वहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ, और इसे शॉर्ट में कहा एडी। सर ये तो लैटिन भाषा में है, क्या इंग्लिश में भी कुछ इसका वर्ड है? बिल्कुल है। क्या है? कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब कि CE। हाँ जी सर। अब जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई ईसा मसीह को जन्म लिए 100 साल हो चुके हैं, मतलब कि 100 AD ईसा मसीह को जन्म लिए 1000 साल हो चुके हैं, मतलब कि ये 1000 AD, और ईसा मसीह को जन्म लिए 2000 साल हो चुके हैं, तो 2000 AD। सर क्या ईसा मसीह के जन्म के पहले की दुनिया को हम काउंट कर सकते हैं? क्योंकि पहले भी तो डायनेस्टीज हुआ करती थी, पहले भी वंश हुए थे, और पहले भी ईसा मसीह के जन्म के पहले भी तो घटनाएं हुआ करती थी, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता स्टार्ट होती है 2500 BC से, मतलब कि जब ईसा मसीह को जन्म लेने में कितने साल बाकी थे? 2500 साल बाकी थे, तब स्टार्ट होती है सिंधु घाटी की सभ्यता, और इसका अंत होता है 1750 में बाढ़ आ जाने के कारण। सर आपने इसे एडी कहा, लेकिन इसको पहचानने के लिए भी तो कुछ ग्रेगोरियन साहब ने दिया होगा, ग्रेगोरी साहब ने दिया होगा, बिल्कुल दिया था। 100, जब ईसा मसीह को जन्म लेने में जब 100 साल बाकी थे, और बाकी को इन्होंने कहा BC। जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 1000 साल बाकी थे, मतलब कि BC, बिफोर क्राइस्ट। जब 2000 साल बाकी थे, जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 4000 साल बाकी थे, जब ईसा मसीह को जन्म लेने में अनिश्चित काल थे, ये सब BC में आएगा, BC में आएगा। सर ये BC का मतलब क्या होता है? तो BC का मतलब होगा बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और जैसे कि मैंने इंग्लिश में इसे कॉमन एरा कहा, इंग्लिश में मैंने इसे कॉमन एरा कहा, तो क्या मैं इसे BCE नहीं कह सकता? बिफोर कॉमन एरा नहीं कह सकता? इधर बिफोर है और कॉमन एरा एज इट इज है, क्या मैं इसे बिफोर कॉमन एरा नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूँ। तो यहीं से स्टार्ट होता है। अब यदि पूरा पाषाण काल की बात करूं तो ये अनिश्चित काल से लेकर के अनिश्चित काल BC से लेकर के 8000 BC तक चलता है पूरा पाषाण काल। सेम वैसे ही 8000, जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 8000 साल बाकी थे, तब से लेकर जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 4000 साल बाकी थे, तब तक चलता है हमारा मध्य पाषाण काल। और जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 4000 साल बाकी थे, तब से लेकर जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 2500 साल बाकी थे, तब तक चलता हमारा नव पाषाण काल। और कॉपर युग की बात करूं तो ताम्र युग की बात करूं तो चलता है 3000। जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 3000 साल बाकी थे, तब से लेकर 2000 साल तक चलता है, मतलब कि जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 2000 साल बाकी थे, तब तक चलता है हमारा कॉपर एज। बिल्कुल सर। जैसा कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता भी मैंने आपको बता दिया, इधर मैंने BC नहीं लिखा, मतलब। और वैदिक सभ्यता की यदि बात करूं तो वैदिक सभ्यता का जो पीरियड है वो है जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 1500 साल बाकी थे, तब से लेकर जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 600 साल बाकी थे, तब तक चलता है हमारा वैदिक काल, वैदिक पीरियड, राइट। तो ये
थी वैदिक सभ्यता। और उसके बाद हम लौह युग में ऐतिहासिक काल में प्रवेश कर जाते हैं, जिसका मैंने आपको रूलिंग पीरियड बताया 1312 की, मतलब कि 600 यहाँ आएगा, 600 यहाँ आएगा और तकरीबन 712 यहाँ आएगा। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मैंने 1312 रूलिंग पीरियड 1312 जो पीरियड है मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पे ऐतिहासिक काल का, राइट। और इसको पूरे को कहा जाता है क्या? प्राचीन भारत। मतलब कि ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रगतिहासिक काल को यदि मैं एक करके, इतिहासकार यदि एक करके बोले, यदि इनको एक निचोड़ निकाला जाए तो ये एक प्राचीन भारत है, ये एंशिएंट इंडिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और 712 के बाद जो भी पीरियड आता है, 712 के बाद जो भी पीरियड आएगा, मतलब कि अब हम प्रवेश करेंगे कहाँ पर? मेडिवल इंडिया में, मतलब कि मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे, सॉरी मध्य पाषाण नहीं, मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में, मतलब कि मेडिवल इंडिया में। और जैसे ही हम अब मेडिवल इंडिया में प्रवेश करेंगे, हमें पता है कि अब होगा अरबी आक्रमण, और अरबी आक्रमण होगा तो कौन करेगा? अरब से होगा महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम। और अब इसके बाद दो तुर्किश आक्रमण होंगे, दो तुर्की आक्रमण होंगे। कौन करेगा? वो करेगा महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी रथ जयचंद के सहायता से हराता है पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में, और दिल्ली सल्तनत को स्थापित करता है और बैठाता है अपने मोहम्मद गौरी का कोई भी एक उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उसने अपने एक गुलाम को, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको उत्तराधिकारी बनाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक करता है स्लेव डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट करता है। लेकिन गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। और ऐसे ही अब वंश आते ही जाएंगे। पहले आएगा गुलाम वंश, उसके बाद आएगा खिलजी वंश, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद आएगा तुगलक वंश, इसके बाद आएगा सैयद वंश, और इसके बाद आएगा लोधी वंश। और लोधी वंश का जो आखिरी था, और यहीं पे तो आता है कौन? वास्को डिगामा। लोधी वंश में ही तो आता है वास्को डिगामा। जब सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी के पहले जब सिकंदर लोधी इसमें रूल कर रहा था, इस वंश में जब रूल कर रहा था, तब आता है वास्को डिगामा। और यहीं से पुर्तगाली आना स्टार्ट होते हैं। और लोधी वंश के बाद, लोधी वंश जब इब्राहिम लोधी को हराएगा बाबर, और करेगा किसकी स्थापना? करेगा मुगल वंश की स्थापना। और मुगल वंश में ही कौन आएगा? मुगल वंश में सबसे पहले आएगा बाबर के बाद आएगा हुमायूं, और हुमायूं के ही समकालीन होता है शेर शाह सूरी। और हुमायूं के बाद आएगा कौन? अकबर, अ ग्रेट सम्राट, है ना, अकबर। और अकबर के बाद आएगा जहांगीर, और जहांगीर के बाद आएगा शाहजहां।
और शाहजहां के बाद आएगा औरंगजेब। और जैसे ही औरंगजेब मरेगा 1707 में हमारा ख़त्म हो जाएगा मेडिवल इंडिया। मतलब कि ये चलेगा 712 एडी से 1707 एडी तक। उसके बाद औरंगजेब जैसे ही मरेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके डाउनफॉल्स होगा मुग़ल का। और जैसे ही डाउनफॉल्स होगा मुग़ल का, हम प्रवेश करते हैं मॉडर्न आधुनिक भारत में। जैसे ही हम आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे, आएंगे अंग्रेज। 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, उसके बाद से इनका जो पीरियड मतलब, और उसके बाद 1857 की क्रांति, उससे एक ऑफिशियल गुलाम बन जाते हैं हम अंग्रेज़ों के। उसके बाद उसके बाद 1885 में 1885 पे होगा कांग्रेस की स्थापना। और इसके बाद काफ़ी सारे आंदोलन होंगे, है ना। और आंदोलन को सबसे ज़्यादा आंदोलन अग्रसर कब होंगे, सबसे ज़्यादा उग्र कब होंगे, जब आएंगे 9 जनवरी 1915 को गांधी जी। और जैसे ही गांधी जी आएंगे, ये बूस्ट करेंगे और हमें 1947 में दिलवाएंगे आज़ादी। और जैसे ही 1947 में आज़ादी मिलेगी तो 1964 और फिर बनेंगे हमारे पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी मृत्यु हो जाती है 1964 में, 1964 में डेथ। और यहीं पे हमारी हिस्ट्री एंड हो जाती है। दैट्स इट, बस यहीं तक है हमारी हिस्ट्री और इतना ही पढ़ना है हमें। चलिए, तो आज की हिस्ट्री होती है समाप्त। आज का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।